चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग हर एक वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। जो लोग अच्छे भाव से देख रहे हैं उनके कमेंट से पता लग जाता है कि उनकी जिज्ञासा कितनी प्रबल है। और जब जिज्ञासा प्रबल होती है तो वह व्यक्ति उस विषय के बारे में एक तो जानकारी रखने वाला होता है, दूसरी बात वह व्यक्ति आगे जानने की चेष्टा में भी सशक्त रहता है। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे राहु केतु से संबंधित अवस्थाओं की। देखिए, कुछ लोग राहु केतु को मानते नहीं हैं। ज्यादातर प्राचीन ज्योतिषकारों ने राहु केतु का छाया ग्रह ही स्वभाव मान के रखा हुआ है। लेकिन एक बात याद रखिए, जब कोई भी आदमी रोशनी में हो और रोशनी देने वाले उस स्रोत को कोई अन्य खंड अथवा ग्रह अथवा कोई वस्तु आकर के रोक दे, छाया डाल दे, तो क्या आप डार्कनेस में नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। इसी तरह राहु केतु छाया ग्रह हैं। जिस भाव पे ये अपनी दृष्टि डालेंगे वहां डार्कनेस यानी अंधकार जरूर फैलाएंगे, बेशक कुछ दिन के लिए, लेकिन उन कुछ दिनों में भविष्य अंधकार में होने वाला हो जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा है, उस बच्चे की जन्म कुंडली में पढ़ाई के समय में राहु केतु विद्या के स्थान पर अपनी छाया डाल दे तो उस बच्चे की जिंदगी तो बेकार हो गई, क्योंकि पढ़ाई का समय लिमिटेड होता है। और उस अवस्था में उस बच्चे की पढ़ाई उस छाया ग्रह के कारण रुक गई तो क्या आगे पुनः वह उसी अपनी औरा में, अपनी ऊर्जा में चल पाएगा? बहुत पिछड़ जाएगा। ठीक इसी भांति से राहु केतु प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में छाया जरूर डालते हैं। कभी कभी ये दशा आने पर अपना प्रभाव ज्यादा देते हैं और कभी कभी निरंतर रहते हैं। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु केतु राहु लग्न में आ जाए, केतु 7वें घर में चला जाए, राहु की 7वीं दृष्टि, 5वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि निहित है शास्त्रों में। अब अगर राहु लग्नस्थ बैठा हुआ है तो 5वीं दृष्टि से वो कहां देखेगा? पुत्र भाव को देखेगा। कहीं ना कहीं भाग्य का कारक भी 5वीं बन जाता है, क्योंकि जन्म कुंडली का एक सूत्र है कि 9वीं से 9वीं, हमारे ऋषि पराशर जी इस बात को स्पष्ट कहते हैं कि 9वीं घर का 9वीं घर भाग्य का भाग्य होता है। अर्थात सूक्ष्म भाग्य को खराब करेगा कि नहीं करेगा राहु। यही नहीं, राहु की 5वीं दृष्टि विद्या का स्थान भी 5वीं है, भाग्य का सूक्ष्म भाव भी 5वीं है, उदर का भाव भी 5वीं है, पुत्र का स्थान भी 5वीं है, गूढ़ विद्याओं का स्थान भी 5वीं है, धन संपत्ति अकस्मात लॉटरी इत्यादि लगने का भाव भी 5वीं है। इसलिए 5वीं भाव में राहु की दृष्टि डार्कनेस देगी तो विद्या भाग्य में रुकावट आएगी या नहीं आएगी? ठीक 7वीं दृष्टि से जब वो जीवन साथी के घर को, कलत्र भाव को देखेंगे तो क्या लाइफ में, पति पत्नी की लाइफ में डार्कनेस नहीं आएगी? दोनों के विश्वास में अंधकार छा जाता है, अलगाववाद दे देते हैं राहु केतु। यहां तक कि जब स्त्री हो या पुरुष राहु 7वें स्थान पर अगर देखेंगे तो चरित्र पे संदेह उत्पन्न करवा देते हैं और यह चरित्र कई बार गिरा भी देते हैं। यह सच है कि राहु लग्न में बैठ करके मनुष्य को पाप बुद्धि देंगे,
और सप्तम भाव पे राहु की दृष्टि उसके जीवन साथी को भी पापमय बनाएंगे। यदि सप्तमेश प्रबल हुआ तो बात अलग की है कि वह व्यक्ति सप्तमेश की वजह से जीवन साथी न बिगड़े। नहीं तो अगर शुक्र इत्यादि सप्तम घर में बैठे हो केतु के साथ, तो यदि स्त्री है तो उसके पुरुष के ऊपर चरित्र का आरोप सच साबित करके दिखा देंगे। यानी उस स्त्री का पति किसी गैर स्त्री के साथ नाजायज संबंध बनाएगा और नाजायज संबंध में रहेगा। कभी कभी राहु इस कदर से उस व्यक्ति के जीवन में अंधकार ले आते हैं कि वह व्यक्ति अपने परिवार से यानी जीवन साथी से बैर ठान लेता है और विरोध करके वो अलग घर बसा लेता है। यहां तक भी देखा गया है। तो राहु की दृष्टि सप्तम व्यापार स्थान और पत्नी के कलत्र स्थान को प्रभावित करेगा। वो बात अलग की है कि यदि राहु वृष का है लग्न में तो उसकी पावर है, लेकिन फिर भी ठीक सामने वृश्चिक में केतु है। और यदि सप्तम स्थान का कारक जो शुक्र है, यहां पर ध्यान देना, सप्तम स्थान भावाधिपति मंगल वृश्चिक राशि का स्वामी बनता है, लेकिन कारक यहां पर शुक्र है। तो मंगल की राशि पर राहु देखेंगे और केतु वहां बैठे मंगल का स्वभाव बना देंगे। और यदि वो मंगल दूसरे घर में बैठ गया लग्न से दूसरे, तो पति पत्नी का विच्छेद करवा के कई बार इतना विवाद हो जाता है कि वह व्यक्ति किसी और स्त्री के संपर्क में आकर के दूसरा विवाह तक कर लेता है। क्योंकि बुद्धि को भ्रष्ट करना राहु का काम है। राहु भ्रष्ट भी करते हैं, लेकिन राहु स्वस्थ भी करते हैं। राहु दुनियादारी के रिश्तों में खटास पैदा करके आदमी को अकेला एकाकी रख के उसको निजता का बोध करा देते हैं, उसको ईश्वर की तरफ लेकर चले जाते हैं, अवसरवादी भी बनाते हैं और ईश्वरवादी भी बनाते। राहु केतु की स्थिति ठीक अपोजिट रहती है सप्तम में, तो वो पंचम दृष्टि से आमदनी के घर को देखेगा, पैसे को बर्बाद करेगा, भोग में बर्बाद करेगा, जुए में शराब में बर्बाद करेगा, व्यर्थ के लोगों के साथ झगड़े में बर्बाद करेगा और कई ऐसी दुष्चरित्र अवस्थाओं में भी अपना पैसा बर्बाद करेगा। क्योंकि केतु की पंचम दृष्टि आमदनी के घर में पड़ रही है और पुनश्च लग्न को देख रहा है। अतः राहु सप्तम को और सप्तम स्थान से बैठे केतु लग्न को अंधकार करेंगे ना। और ठीक केतु नवे दृष्टि से पुनः भ्रातृभाव को, पुरुषार्थ भाव को, पराक्रम भाव को, संबंधियों के भाव को यानी तीसरे घर को देख करके संबंधों में विच्छेद करवा देंगे, है ना। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर कोई पाप ग्रह है, डार्कनेस देने वाले राहु केतु हैं, तो इनको कभी भी इग्नोरेंस में लेकर विचार न करें। नहीं तो आपका परीक्षण, आपका पर्यवेक्षण जन्म कुंडली का फलादेश अर्ध सत्य साबित होगा। ऐसे में आपको सावधानी पूर्वक राहु केतु के ऊपर दृढ़ता के साथ निरीक्षण करके कुंडली का फलादेश करना चाहिए। अब राहु की पुनः चर्चा करते हैं। सातवें घर में राहु है, लग्न में राहु है, सातवीं दृष्टि से पत्नी के भाव को या पति के भाव को देख करके पति पत्नी में संबंध विच्छेद जैसी स्थितियां उत्पन्न कर देते। तो क्या पिता के घर को नहीं देखते हैं? पिता के घर को राहु नवम दृष्टि से देखते। ऐसी अवस्था में पिता से भी मतभेद करवा देते राहु, या फिर पिता से मतभेद ना हो फिर भी दूरी पैदा करवा देते हैं राहु। राहु की नवम दृष्टि पिता को और आपके धर्म को बिल्कुल
कलंकित कर देती है। और पिता के साथ मतभेद होना तात्पर्य क्या है? आपका भाग्य खराब होना। तो धर्म, पिता, विद्या, इन सब को लग्न में बैठ करके राहु प्रभावित करते हैं। ऐसी अवस्था में राहु को कभी भी इग्नोर ना करें, नजरअंदाज ना करें, इनका साधन उपाय अवश्य करें। यदि आपके लग्न में राहु बैठे हैं तो राहु के लिए हम कुछ साधन भी बता देते हैं आपको। जब लग्न में राहु हेड को, सिर को पकड़ेगा, राहु शरीर के रंग को बदल देगा। राहु यदि बुरा हुआ तो शराब, कबाब, स्त्री अर्थात शबाब, उनमें अनुरक्त कर देगा। राहु की खराबी का लक्षण झूठ बोलना, लगातार मीडिया में, सिनेमा में, सोशल मीडिया पर लगे रहना, बिजली के संयंत्रों में फंसे रहना, करंट इत्यादि से चोट लगना, माथे पे निशान बनना, और इस तरह की स्थितियों में राहु जातक को अपने लक्ष्य से भटका देता है। करना क्या चाहिए? रुद्राक्ष की माला के साथ, जैसे एक रुद्राक्ष का मन का हो और एक स्फटिक का मन का हो, एक स्फटिक एक रुद्राक्ष, एक स्फटिक एक रुद्राक्ष इकट्ठे करके पहन लें, पूरे 108 की, ठीक है। 54 मन के जो उसमें होंगे स्फटिक के और 54 ही होंगे रुद्राक्ष के। तो अगर ये पहन लेते हैं तो आपको राहु से स्फटिक निजात दिलाता है और रुद्राक्ष पुनः केतु के प्रभाव को शांत करेगा। रुद्राक्ष फिर आपके सिर पे चोट नहीं लगेगी, लगेगी भी तो माइनर सी लगेगी। आपके स्वभाव में उग्रता नहीं आएगी, बहुत माइनर सी आएगी। पुनः भगवती सरस्वती चालीसा प्रतिदिन सुबह और शाम पढ़ें या फिर कृष्ण चालीसा पढ़ें, तो इससे भी राहु आपके प्रभावित घरों को डार्कनेस में नहीं ले जा पाएंगे और उल्टा आपको धन, पैसा, रुपया भी, द्रव्य भी प्रदान करेंगे। पिता के साथ मतभेद नहीं होने देंगे। तो रुद्राक्ष, स्फटिक और सरस्वती चालीसा अथवा कृष्ण चालीसा अथवा दोनों करते रहने से आपको फायदा होगा। फिर एक और उपाय बताता हूं। सोमवार के दिन कच्चा दूध गाय का मिल जाता है तो 5 से 7 ड्रॉप्स यानी बूंद किसी टब में जब स्नान करते हैं तो पहले दूध डालें, उसके बाद पानी डालें, पानी से भर लें, 5-7 ड्रॉप्स अपना दूध के हो गए, उससे स्नान करें। लेकिन अगर करते हैं तो सोमवार से प्रारंभ करके पूरा 43 डेज करेंगे, तो इससे आपके राहु आपको अंधकार की तरफ नहीं ले जाएंगे। ये मेरा अनुभव और विश्वास है। चलिए तीसरी बात बताता हूं। राहु के ऊपर नियंत्रण करने की शक्ति किसी की है तो देवी दुर्गा की है। इसलिए सरस्वती और देवी दुर्गा की उपासना से चंडी कवच इत्यादि, अर्गला स्तोत्र इत्यादि के पाठ से आपके जीवन काल में राहु का प्रभाव इतना नुकसान नहीं देगा। तो ये करते रहें, क्योंकि जब भी राहु केतु की दशा आएगी तो आपके जीवन में कला उत्पन्न होगी। अतः इस अवस्था में दुर्गा देवी, छोटी कन्या, कन्या पूजन बुधवार के दिन करने से भी राहु ठीक होते हैं। और अधिक परेशानी है, डार्कनेस में है, तो आपको क्या करना चाहिए? एक गोमेद धारण कर लेना चाहिए मिड फिंगर में, यानी कि सबसे बड़ी उंगली, बुधवार के दिन या शनिवार के दिन चांदी की अंगूठी में। इससे आपको और हौसला मिलेगा स्वास्थ्य में। तो ये आपको समझाने का मेरा मंतव्य था
कि राहु केतु को कतई इग्नोर ना करें। जिस ग्रह के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ती है वो ग्रह अप्रकाशित हो जाता है, अप्रतिष्ठ हो जाता है, अस्पष्ट हो जाता है और कीर्ति में धब्बा लगता है। इसलिए मैंने ये विषय आपको दिया। राहु केतु की दृष्टि के बारे में आपका अनुभव मुझे आप कमेंट के द्वारा बता सकेंगे। जैसा भी आपको इस वीडियो में अच्छा या बुरा लगा वो भी आप मुझे बताएंगे। तो बस लेते हैं विदा, अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे किसी और चर्चा के साथ। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।